28 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और 15 किलो सोना। क्या आप यकीन करेंगे कि यह रकम एक मामूली से ड्राइवर के घर से बरामद हुई है? लेकिन यही सच है। वाकया पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का है, जहां पुलिस जब एक 2 मंजिला घर में दाखिल हुई तो नोटों का अंबार देखकर हैरान रहे। यह रकम किसकी है, कहां से आ गई, कैसे कमाई हुई, विस्तार से जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। बक्से में नोट, टेबल पर नोट, अलमारी में नोट, बैग में नोट, यहां नोट, वहां नोट, हर जगह नोट ही नोट। टेबल पर करीने से सजाकर रखी गई नोटों की इन गड्डियों को गौर से देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि काली कमाई का ये वो खजाना है जिसे जिसने भी देखा हैरान रह गया। करोड़ों के नोटों की गड्डियों की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आई हैं, जहां छापे के दौरान बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी की गई है। वो भी किसी कारोबारी के ठिकाने से नहीं, बल्कि चंद बरस पहले तक बंगाल में रोडवेज की बस चलाने वाले ड्राइवर के घर से ये बरामदगी हुई है। रकम जानना चाहते हैं तो सुनिए। छापे के दौरान 35 बोरियों में भर कर रखा गया 28 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। 15 किलो सोना भी जब्त किया गया है, जिसकी मौजूदा कीमत 21 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और ये सब इस मामूली से दिखने वाले 2 मंजिला घर से बरामद हुआ है। जांच एजेंसियों ने छापा मारा तो घर के भीतर का सीन किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। कमरे में नोटों से भरी बोरियां और बेतहाशा सोना देख पुलिस वालों की आंखें भी चौंधिया गईं। नोट गिनने वाली 5 मशीनें मंगवाई गईं, लेकिन रकम इतनी ज्यादा थी कि मशीनें भी जवाब दे गईं। नोट गिनने की मशीन बीच में ही बंद हो गई। कई घंटों के बाद इस काले धन की गिनती की जा सकी। सवाल यह है कि करोड़ों की ये काली कमाई आखिर है किसकी? जिस शख्स के घर से करोड़ों का कैश मिला उसका नाम मीनार मंडल है, जो पहले बंगाल रोडवेज में बस ड्राइवर था। कुछ साल पहले वीआरएस लेकर स्टोन कारोबार से जुड़ गया। बताया जा रहा है कि आरोपी मीनार मंडल वीरभूम के पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन की काली कमाई का मैनेजर था। बरामदगी के बाद से ही टुल्लू मंडल फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक डकैती के एक मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर देर रात मीनार मंडल के घर पर छापा मारा गया। तलाशी में 6 ट्रंकों और 2 अलमारियों से 28 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद किए गए। मीनार ने बरामद नकदी और सोने को टुल्लू मंडल के आपराधिक सिंडिकेट से जुड़ा बताया। Birbhum district police got a source information. The source information was appeared to be reasonably true that a huge amount of illegally amassed cash and gold which belonged to a syndicated organized group led by one Mohammad Najibuddin alias Tullu Mandal of Mohammad Bazar PS area has concealed at a place in a house. पुलिस टुल्लू मंडल के घर भी तलाशी लेने पहुंची थी, लेकिन वो फरार हो चुका था। टुल्लू मंडल पहले भी जांच एजेंसियों के रडार पर रह चुका है। टुल्लू का नाम करोड़ों रुपए के मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई जांच में सामने आया था। 2022 में कैटल स्मगलिंग केस में सीबीआई ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी। अक्टूबर 2022 में बीरभूम पुलिस ने टुल्लू को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था। टुल्लू मंडल और मोहम्मद नजीबुद्दीन बीरभूम में पत्थरों के कारोबार से जुड़ा था। पिछले कुछ साल के दौरान ही नजीबुद्दीन ने अपनी मिल्कियत कई गुना बढ़ा ली। 2024 में अपनी बेटी की आलीशान शादी करवाई थी। दावा किया जाता है कि इस शादी में करीब 100 करोड़ रुपए उड़ाए गए थे। शादी में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल हुए थे। फिलहाल मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ टुल्लू मंडल की काली कमाई की सल्तनत पर शिकंजा कस चुका है। पुलिस को शक है कि बरामद नकदी पत्थर खदानों से वसूले गए सरकारी रेवेन्यू का हिस्सा है, जिसे सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय हड़प लिया गया। और चलिए बात कुदरत के सितम का सामना कर रहे राज्य असम की करते हैं।
असम में बाढ़ बारिश की वजह से हालात बेहद गंभीर है। शिवसागर और गोलाघाट इलाके में भयंकर तबाही मची है। बताया जा रहा है कि अब तक मृतकों की संख्या 70 के पार पहुंच गई। सबसे डरावनी बात तो यह है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं इसी बीच नवभारत की टीम असम के शिवसागर जिले पहुंची, जहां बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वहां जमीन तलाशना भी एक चुनौती बन गया, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब लोग पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि असल बर्बादी का हिसाब लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल वहां पर हालात बेहद डरावने हैं। एक रिपोर्ट देखिए। असम के शिवसागर जिले में लोगों के सिर्फ घर और गृहस्थी नहीं बर्बाद हुए, बल्कि अगले कुछ महीनों तक खाने के लिए जो वो फसल उगाते हैं वो भी उनके बर्बाद हो चुके हैं। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर दरअसल चावल की खेती लोग करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये पेड़ देखिए, पेड़ में किस ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ये पेड़ दरअसल ये खेत के अंदर के हिस्से हैं। और यहाँ पर लोगों ने, जो आप ये लकड़ियां देख रहे हैं, पौधे, इनके जरिए अपने खेतों की बाउंड्री कर रखी है, यानी कि उन्हें पता होता है कि उनकी हद कहाँ है। लेकिन जिस तरीके का पानी यहाँ पर भरा है, जिस तरह की बाढ़ आई है, वहां पर लोगों के लिए अब आने वाले समय में खाने का इंतजाम क्या होगा, लोग कैसे जिएंगे, क्योंकि अभी तो खुद को बचा लेने की जद्दोजहद है ही है, लेकिन साथ ही साथ जब भविष्य में यहाँ से पानी उतरेगा और लोगों के पास खुद के लिए अनाज नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद अनाज उगाकर खाते हैं और उसे बेचते भी हैं, तो ऐसे में वो आगे कैसे जाएंगे। और ये चावल के खेत हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में, असम में सबसे ज्यादा जो है वो चावल की खेती होती है। इसके अलावा चाय के भी बागान होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो गांव के इलाके हैं यहाँ पर लोग जो है वो चावल की खेती करते हैं। और काफी गहरा ये इलाका, आप देखिए, ये जो आप यहाँ पर छोटे छोटे पौधे, पेड़ दूबेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर कम से कम अभी भी 5-5, 6-6 फीट गहरा पानी जो है वो है, यानी कि एक औसत आदमी जो है इस पानी में अभी भी डूब सकता है। गांव वाले अब किसी तरह से नाव चलाकर यहाँ से निकलने की कोशिश किए। उन्होंने अपने मवेशियों को, अपने घर वालों को कहीं दूसरे इलाके में पहुंचा दिया, किसी ने अपनी छतों पर रख दिया, लेकिन लोग फंसे हैं, परेशान हैं, सड़कों पर जी रहे हैं, रेल की पटरियों पर जीवन व्यापन कर रहे हैं। और यही स्थिति देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको वनस्पतियां पूरी डूबी हुई नजर आएंगी। नागालैंड से आए फ्लैश फ्लड के बाद असम के 4 जिले पूरी तरह पानी में डूबे। राज्य में अब भी लगभग 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब आपको असम के शिवसागर जिले के एक गांव की तस्वीर दिखाते हैं। हाल देखिए वहां, यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुसीबतें अब भी बरकरार। देखिए, अभी हम यहाँ पर जिस गांव से गुजर रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह के हालात हैं। ये गांव के अंदर का हिस्सा का इलाका है। वहाँ पर तमाम जो छोटे बच्चे हैं वो इधर से गुजर रहे हैं। लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। उनकी कॉपी किताब, उनके सामान, उनका सब कुछ जो है वो यहाँ पर डूबा हुआ पड़ा है। और लोग इसी वजह से यहाँ पर परेशान हैं कि आखिर कैसे अपनी जान बचाएं। और यहाँ पर हर जगह चूंकि लोग अपने तरीके से यहाँ से बच निकले, इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादातर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो बोट्स हैं, जो उनके राफ्ट्स हैं, वो नहीं नजर आएंगे। लेकिन गांव वालों के इस देसी जुगाड़ के जरिए हम आप तक कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके की तस्वीर जो है वो आपको दिखाएं और बताएं कि कैसे इस पूरे इलाके में फिलहाल बाढ़ की वजह से हालात कैसे बने हुए हैं। पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों को ऐसे ही धोखेबाज नहीं कहा जाता। वो आतंकी बनाता है, उनका इस्तेमाल करता है, और जब आतंक का नाग उसे ही डसता है तो वो खींचकर दुनिया के सामने खुद अपनी ही पोल पट्टी खोलने लग जाता है। पाकिस्तान में शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद अपने ही मुल्क में उनको लानत मलानत भेजी जा रही है। ये रिपोर्ट में देखिए। पीके हैं, लूजर हैं, न जाने कौन सा नशा करते हैं, वगैरह वगैरह आक्रोश से भरे बयानों की एक बाढ़ सी है। यकीन मानिए पाकिस्तान में एक अजब गजब सा सीन है और इसके पीछे मुनीर गैंग का दर्द मुजाहिदीन है। राणा सनाउल्लाह ने पाकिस्तान के आतंक चरित्र की पोल क्या खोली, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। कहा यही जा रहा है कि कम अक्ल बोलने से पहले कुछ सोच विचार ही कर लेता, इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क को रुसवा तो न करता। असल में कश्मीरियों को लेकर राणा सनाउल्लाह का ये बयान इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान आतंक की फसल तो तैयार करता ही है, मतलब निकल जाने के बाद उन्हें पहचानता तक नहीं। वैसे कश्मीरियों को लेकर राणा सनाउल्लाह का ये बयान वहां कुछ न कर पाने और पीओजेके के लोगों के हौसले के सामने सरेंडर की खींच को भी बयां कर रहा है।
योजेके में मुनीर आर्मी के तमाम दमन चक्र के बावजूद आजादी की तहरीक सुनामी की तरह बढ़ रही है। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है, बेकसूरों का लहू बहाया जा रहा है। मुनीर के स्नाइपर भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन जन सैलाब ने मानो पाकिस्तान से अलग होने के खिलाफ सर पर कफन बांध लिया है। तरफ कश्मीरी हर रोज शहादतें देकर हर रोज पाकिस्तान से अपनी आज़ादी का नया चैप्टर लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीओके को आज़ाद कश्मीर कहने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान उन्हें आतंकी साबित करने पर तुले हैं। शहबाज के मंत्री राणा सनाउल्लाह खान और ख्वाजा आसिफ लगातार कश्मीरियों को भारत की तरह दुश्मन करार देकर अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता के सबूत दे रहे हैं, जिसे लेकर खुद पाकिस्तान में नाराजगी है।